रमेश के बच्चे स्वार्थी थे और उनकी नज़र उनकी संपत्ति पर थी और वह माँ से कहते कि पिताजी को बोलो कि संपत्ति का बंटवारा कर दे। रमेश जी ने मना कर दिया तो बेटे ने गुस्से में आकर मार मार के उनकी टांगें तोड़ दी और माँ अब बंगला बेचकर पिताजी अपना इलाज करवा ले। कुछ महीने इलाज के बाद रमेश जी ने अपनी पत्नी को साथ लिया और वह विदेश चले गए। तो बेटे बहुत खुश हुए और तुरंत पिताजी के घर पर कब्जा करने आए तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि रमेश जी ने कांता देवी सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। घर में एक ही नौकरानी थी। उन्होंने आवाज़ देकर उसे चाय लाने को कहा, मगर नौकरानी किचन में जाकर गायब हो गई, क्योंकि उनकी बड़ी बहू ने उसे किसी काम में लगा दिया था। कांता देवी ठंडी सांस लेकर रह गई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो उनके स्वभाव में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अभी मैं अखबार पढ़ ही रही थी कि उनको तीनों बेटे अपनी तरफ आते दिखे। एक पल तो वह चौंक गई। भगवान सब भला करे, यह तीनों इकट्ठा क्यों आ रहे हैं एक साथ? यह तीनों बैठना तो सहन करते नहीं, आज ऐसी क्या खास बात है? कांता देवी को उन्हें इकट्ठा देखकर खुशी भी हुई, मगर अंदर ही अंदर खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। उनके तीनों बेटे बड़े ही झगड़ालू और बदतमीज व्यवहार के थे। माँ बाप के साथ तो उनकी बनती ही नहीं थी, लेकिन वह तीनों आपस में भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए बहाना ढूंढते रहते थे। तीनों की पत्नियां भी झगड़ा करने का कोई बहाना हाथ से न जाने देती थी। घर हर समय चिड़ियाघर बना रहता था। ऐसे में जब वह तीनों कांता देवी के सामने आकर बैठे तो उनके चेहरे से लग रहा था कि उनके अंदर बहुत बड़ी बात है जो वह करना चाहते हैं। क्या बात है अनिल, तुम तीनों इकट्ठे आए हो, ठीक तो है? कांता देवी ने बात बनाते हुए पूछा, मगर अनिल के माथे में बल पड़ गया। आना ही पड़ा, अब मुझसे इस चिड़ियाघर में नहीं रहा जाता। मेरे 3 बच्चे हैं और आपने मुझे 2 कमरे दे रखे हैं, लेकिन अब 2 में भी हमारा गुजारा नहीं होता। माँ, अब हमें अलग घर चाहिए। और तभी छोटा बेटा विपिन बोला, मुझे भी अलग घर चाहिए माँ, और यही हाल विशाल का भी है। उसने तीसरे भाई की ओर इशारा किया, जो लालची नजरों से माँ की ओर देख रहा था। कांता देवी मुंह खोल इन तीनों की बातें सुन रही थी। तभी अनिल आगे होकर बोला, माँ, आप पिताजी को जाकर बोल दें इस घर को बेचकर हमें अपना अपना हिस्सा दे दें, ताकि हम जो चाहें वह कर सके। और वैसे भी पिताजी ने यह घर अब तक किसी के नाम नहीं किया है। बूढ़े हो गए हैं, लेकिन पैसों का लालच उनके मन में गया नहीं है। उन्हें यह भी नजर नहीं आता कि उनके बच्चों को रुपए की जरूरत है। अनिल के स्वर में कठोरता उतर आई। वह अक्सर अपने पिताजी से गुस्सा रहता था। जब कांता देवी ने ठंडी सांस ली, मगर कांता देवी जानती थी कि रमेश जी कभी भी जायदाद का बंटवारा नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी विदेश में काम करके बस यह एक मकान ही तो बनाया था। यह शानदार मकान, जो उनके अनुसार उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित छत थी, वह उसे कैसे बेच देते। मगर कांता देवी ने वादा कर लिया कि वह रमेश जी के से इस बारे में बात करेगी। रात को जब रमेश जी वापस आए तो कांता देवी ने उन्हें अनिल से हुई बात के बारे में बताया, मगर रमेश जी ने माथे पर बल पड़ा, इस मकान को बेचकर अगर मैं 3 हिस्से करूंगा तो यह लोग अपना भी कभी घर नहीं बना सकते। जमीन के दाम आसमान पर हैं। अच्छा बना बनाया घर है और मैं इसे कभी भी बेचना नहीं चाहता। तुम बच्चों की ऐसी किसी भी बात पर कान मत धरा करो। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया तो कांता देवी भी चुप हो गई, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थी। आज तीनों बेटों के माथे पर जो बल थे, वह जानती थी कि वह तीनों ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेंगे। रमेश जी शादी के बाद से कनाडा चले गए। वह घर पर एक बड़ी पूंजी भेजते थे, लेकिन वह घर के खर्चों में खत्म हो जाती थी। फिर उनके 3 कुंवारी बहनों का दहेज बनाने में धीरे धीरे समय बीत गया और कांता देवी ने तीनों बहनों की शानदार शादी की। रमेश जी की कनाडा में काफी तबीयत खराब हो गई, जिसे वह काम छोड़कर वापस आ गए। लेकिन अब तक उनके तीनों बच्चे जवान हो चुके थे और कांता देवी ने उन तीनों के भी शादियां कर दी थी और रमेश जी के भेजे हुए पैसों से एक शानदार मकान भी बनवा लिया था। रमेश जी की ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी तो अब वह काम छोड़कर इंडिया आ बसे। अभी वह यहाँ एक वीजा कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। उन्हें इस मकान से बहुत प्यार था। परदेश में हुई कमाई से उन्हें बस यह एक चीज़ हाथ में आई है और वह इसे किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहते थे। उसी दिन वह दूध और अंडे लेकर वापस आए।
में गेट के पास अंदर आते ही एक छोटा सा गैराज था जिसकी टाइल काफी दिनों से उखड़ी हुई थी। रमेश जी अपने ही ध्यान में चलते आ रहे थे, जिससे टूटी हुई फर्श में उनके पाँव फिसला और वह धड़ाम से जा गिरे। बुढ़ापे और कमजोरी थी, उनका एक दांत टूट गया, उनके मुंह से खून बहने लगा। तेज दर्द का एहसास हुआ तो उन्होंने कांता देवी को आवाज दी। वह अंदर कमरे में थी। बाहर आई तो उन्होंने रमेश जी को फर्श पर गिरे हुए देखा तो उन्हें घबराहट हुई। रमेश जी खुद बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। कांता देवी ने उन्हें सहारा दिया और उठाने की कोशिश की। साथ साथ वह ऊंची ऊंची आवाज में अपने बेटों को बुला रही थी जो अंदर अपने अपने कमरे में थे। अनिल, विपिन, विशाल, देखो तुम्हारे पिताजी नीचे गिर गए, जल्दी आओ, इन्हें उठाओ। रमेश जी घुटनों में काफी चोट थी जो उनसे चला नहीं जा रहा था। कांता देवी ने बड़ी मुश्किल की उन्होंने हिलाने डोलाने की, लेकिन वह उन्हें सहारा देकर चला न सकी। वह बार बार अपने तीनों बेटों को बुलाती मगर उनमें से कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। रमेश जी बहुत दर्द हो रहा है। आखिर में कांता देवी ही उन्हें घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। तभी सामने से अनिल आ गया। क्या है माँ, क्यों शोर मचा रखा है? एक ही तो छुट्टी का दिन है, उसमें भी सोने नहीं देती आप, वह आंखें मसलते हुए गुस्से से कह रहा था। जब कांता देवी ने कहा तुम्हारे पिताजी नीचे गिर गए तो मुझे यह संभाले नहीं जा रहे, जल्दी आओ, इन्हें इनके कमरे में ले जाना है, कांता देवी ने कहा तो अनिल ने उनके सहारे खड़े रमेश जी को देखा और कहा ठीक ठाक तो हैं बिल्कुल पिताजी, और पिताजी को मेरी क्या जरूरत है, यह अपने फैसले खुद ही करते हैं तो अपनी मदद भी खुद ही कर ले, मुझे अब सोते समय ना उठाइए। वह गुस्से से पीछे मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। कांता देवी हक्का बक्का होकर देखती रही। रमेश जी को दिल में एक बहुत बड़ी चोट लगी मगर उन्होंने जताया नहीं और धीरे धीरे कदम बढ़ने लगे। हर एक कदम के साथ उनके होठों से सिसकी निकलती हुई खुद कांता देवी भी बड़ी शर्मिंदा हो गई, मगर जैसे तैसे वह रमेश जी को उनके कमरे में ले गई। उनके पाँव के अंगूठे से भी खून बह रहा था। कांता देवी ने कांपते हाथों से जैसे तैसे करके उनके पैर में मरहम पट्टी कर दी। घर में किसी को भी फर्क न पड़ा, रमेश जी को चोट लगी। हालांकि कांता देवी ने अपने तीनों बेटों को बताया मगर छुट्टी के दिन तीनों घूमने का था। कांता देवी ने अपने तीनों बेटों को बताया मगर छुट्टी के दिन तीनों घूमने का प्लान बने हुए थे। विशाल को अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना था, विपिन को अपनी पत्नी को मायके लेकर जाना था, अनिल तो पूरा दिन अपने कमरे से ही नहीं निकला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश जी बुझे दिल के साथ अंदर ही लेटे रहे। वह जानते थे जब से उन्होंने जायदाद के बंटवारे वाली बात से मना किया है अब तीनों बेटे उनसे कतराने लगे हैं। रात तक उनके होठों में दर्द ज्यादा हो गया और उनके हल्की हल्की कहराने की आवाज निकल रही थी। तो कांता देवी किचन में चली आई। रमेश जी के लिए गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर ले जाती हूँ, उन्होंने धीमे से कहा। सामने ही छोटी बहू दूध के पतीले में से अपने बच्चों के लिए फीडर भर रही थी। बहू, अपने पिताजी के लिए गिलास दूध दे दो, सुबह उन्हें गिरने की वजह से चोट लगी थी, उसमें दर्द हो रहा है, दूध में हल्दी डालकर पिएंगे तो थोड़ा आराम आ जाएगा, कांता देवी ने कहा। तो छोटी बहू तड़क कर मुड़ी और कहा, माँ जी आपको पता है दूध कितना महंगा आता है, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, वह दूध के बिना रह नहीं सकते, अगर हम बड़े को भी एक एक गिलास दूध देने लगे तो हो गया काम। पिताजी एक पैसा देने को तैयार नहीं, लेकिन जो घर में है वह भी चाहते हैं कि उनके ऊपर लगा दिया जाए। आप ऐसा करें, मेरे बच्चों के फीडर में से दूध निकाले और ले जाकर पिताजी को दे दे। वह दूध का फीडर वहीं स्लैब पर पटक कर तन फन करती हुई अंदर चली गई। कांता देवी देखकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने आगे बढ़कर दूध का पतीला देखा तो उसमें अच्छा खासा दूध था। फिर मैं जाने उनकी बहू ने यह हरकत क्यों की। कांता देवी कांपते हुए हाथों से आधा गिलास दूध में हल्दी डालकर अंदर कमरे में चली गई। वह कमरे में वापस आई तो रमेश जी यूं ही सो चुके थे, शायद उन्हें कमजोरी ज्यादा हो गई थी। कांता देवी को दिल में कुछ होने लगा। आप और बेटे के बिगड़ते माहौल से घर में अजीब सा तनाव था। अब तो उनकी बहुएं भी उनसे ठीक से बातें नहीं करती। शायद वह सभी यही चाहते हैं कि रमेश जी जायदाद का बंटवारा कर दें। कांता देवी ने सोचा कि वह फिर से रमेश जी से बात करेगी, लेकिन बात करने से पहले यह घटना हो गई जिसने रमेश जी के घर का पूरी तरह माहौल बदल दिया। आज वह छुट्टी का दिन था। रमेश जी के पैर का घाव काफी ठीक हो चुका था। वह बैठे हुए लॉन्ज में अखबार पढ़ रहे थे। अब बड़ी बहू धुले हुए कपड़ों की बाल्टी भर ऊपर जाने लगी। वह ऊपर छत पर कपड़े तार पर फैलाना चाहती थी। अब बड़ी बहू को गए हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि इतने में छोटी बहू कमरे से निकली। वह अपने कपड़े वॉशरूम में ही धोया करती थी, क्योंकि उसके छोटे बच्चे थे तो बाकी घर के कपड़े धोने का बोझ उठाने से उसने साफ मना कर दिया। कांता देवी अपने और रमेश जी के कपड़े खुद ही धोया करती थी। बाकी तीनों
बहुएं अपना अपना काम खुद ही करती थी। छोटी बहू कपड़ों की बाल्टी भर छत पर जाने लगी। रमेश जी ने अखबार का कोना मोड़ते हुए देखा। उन्हें अंदाजा था कि अब छत में से लड़ाई की आवाज़ जरूर आएगी, और ऐसा ही हुआ। छोटी बहू को ऊपर गए हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि आवाज़ आने लगी, आज तुम्हारे पता था कि कपड़े मैं धो रही हूँ, तो तुम अपने कपड़े ऊपर क्यों लेकर आई हो? तुम्हें तो पता ही है कि छत पर 2 ही तार बंधे हुए हैं, इन तारों पर तो सिर्फ मेरे ही कपड़े आएंगे। अब तुम्हारे कपड़े कहाँ डालूं मैं? बड़ी बहू चिल्लाते हुए पूछ रही थी। छोटी बहू भी कौन सा कम थी, वह चिल्लाकर बोली कि हाँ, तो घर पर सभी चीज़ों पर आपका और अनिल भाई का ही अधिकार है। मैं और विपिन तो फालतू है ना, मेरे बच्चों के कपड़े तो रोज धोती हूँ और मुझे उनको तार पर ही डालने होते हैं ना, इसलिए अब अपने कपड़े पीछे हटाओ। वह लड़ने पर उतर आई। बड़ी बहू भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वैसे तो यह एक मामूली सी बात थी, लेकिन दिलों में पैदा हुआ जहर और घुटन ऐसे ही निकला करती है। छोटी बहू और बड़ी बहू में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नीचे से विपिन और अनिल को भी ऊपर जाना पड़ा। दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के घर वालों को गालियां दे रही थी। रमेश जी को भी थोड़ी परेशानी हुई और वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले आए, जहां बड़ी बहू भी चिल्लाकर विपिन और इसकी पत्नी को गाली दे रही थी, तो वहीं विपिन भी हाथ उठाकर अनिल को धमकी दे रहा था। अपनी पत्नी को समझाए, यह बात यहीं तक तो रहती तो ठीक है, लेकिन अब यह मुझ पर भी आरोप लगा रही है और आप बिल्कुल उल्लू बनाकर खड़े हो, शर्म नहीं आती आपको? विपिन ने गुस्से से कहा। अब अनिल को भी गुस्सा आ गया और उसने लाल पीला होते हुए कहा, मैं अगर उल्लू हूँ तो तू क्या है? सारा दिन पत्नी के घुटने से लगे अंदर कमरे में लगा रहता है। घर का काम हो, मोटर ठीक करानी हो या बिजली का कोई काम हो, आवाज़ दे देकर थक जाता हूँ, लेकिन तू तो अंदर कमरे से नहीं निकलता। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। इस घर में बैठकर अनिल चिल्ला रहा था और जवाब में विपिन भी उसे बातें सुना रहा था। नीचे से आवाज़ सुनकर विशाल और उसकी पत्नी भी चले आए। सिर्फ कांता देवी ही थी जिसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी। वह नीचे आंगन में खड़ी खड़ी रेलिंग से जो दृश्य नजर आ रहा था वह देख रही थी। उन्हें परेशानी हो रही थी और वह कह रही थी, क्या बात है बच्चों, जो तुम इतना झगड़ा कर रहे हो? भाई होते हुए भी तुम एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रमेश जी ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा तो सब एकदम से खामोश हुए। सबने पीछे मुड़कर रमेश जी को देखा और उनकी तरफ रुख मोड़ दिया। आलोक जी की ओर हो गया। अगर हम जानवर की तरह लड़ रहे हैं तो इसका कारण आप हो। अगर आप हर माँ बाप की तरह इस घर का हिस्सा हमें अपना बंटवारा दे देते तो हम अलग अलग अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजरे, लेकिन आप नाग बनकर इस सारी जायदाद पर बैठे हुए हो। आप तो चाहते हैं जो कुछ आपने बनाया है वह अपने साथ चिता में लेकर उतर जाए। आपके बच्चे सिसक सिसक कर मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्पप्रसाद की जड़ तो आप है। अनिल आगे बढ़कर बोला था कि विशाल और विपिन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अपने विदेश में रहकर आखिर बनाया क्या है? सिर्फ एक मकान ही तो बनाया है जिस पर भी आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। लोगों के माँ बाप क्या कुछ नहीं करते, और एक बाप शर्म आती है अपना बाप कहते हुए। विशाल ने तो हद ही खत्म कर दी। रमेश जी का रंग लाल हुआ और उनका दिल बैठने लगा। वे लड़खड़ा से गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को मुझसे इस तरह बात करने में। सारी उम्र मैं विदेश तो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही। यह मकान भी तुम लोगों का है, लेकिन मैं इसे बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि इसे बेचने के बाद भी तुम लोग अपने लिए एक एक कमरा भी नहीं बना सकते। सारा रुपया पैसा तुम लोगों की पत्नी वैसे ही उड़ा देंगे। जितना यह फिजूल खर्च करने वाली है मैंने देख चुका हूँ। रमेश जी की सहनशीलता खत्म हो चुकी थी, वरना चाहते हुए भी कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। अनिल भी और विशाल की आंखों में खून उतर आया। आज पहली बार उनके सामने ही जायदाद को बेचने से मना किया था। आप जैसे बाप से यही उम्मीद थी। हटे मेरे रास्ते से, अनिल ने ठीक सामने से निकलते हुए कहा और बाप को जोरदार धक्का दिया। वह जवान था, वह यह भूल चुका था कि रमेश जी अब कमजोर हो चुके हैं। वह रेलिंग के पास खड़े थे और पैर पर पहले ही चोट लगी थी। वह अपना संतुलन रख सके और टूटी हुई रेलिंग से धक्का खाकर नीचे जा गिरे। नीचे खड़ी कांता देवी के मुंह से एक चीख निकल गई। रमेश जी किसी तिनके की तरह जमीन पर आ गिरे और पट की आवाज आई। सब घरवाले एक पल के लिए सदमे में आ गए और सभी बहुएं नीचे झांककर देखने लगी। विपिन और विशाल भी सदमे से खड़े दूर से तमाशा देख रहे थे। कांता देवी
गले से एक चीख निकाली और वह लपक कर रमेश जी के पास पहुंची। फटी फटी आंखों पर जमीन पर चित लेटे हुए वह आसमान को देख रहे थे। उनका पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। भगवान का करम था कि उन्हें सर पर चोट नहीं लगी। कांता देवी ने उठाने की कोशिश की तो रमेश जी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उनकी दोनों टांगें कई जगह से टूट गई थी। रमेश जी के मुंह से एक जोरदार निकली। उनकी दोनों टांगें कई जगह से टूट चुकी। कांता देवी का जी चाह रहा था कि वह फूट फूट कर रो दे। उनकी नकारा औलाद ने जो दुख पहुंचा था वह माफी के लायक नहीं था। अनिल को एक पल के लिए पछतावा तो हुआ, लेकिन उसने अपना सिर छटक दिया। ऐसे बाप के साथ यही होना चाहिए। नफरत के साथ सोता हुआ वह घर से बाहर चला गया। विपिन और विशाल ने भी उसका साथ दिया। कांता देवी आंगन में बैठे रमेश जी के लिए रोती रह गई। दर्द के मारे रमेश जी के मुंह से चीखें निकल रही थी। आखिर में कांता देवी उठी और पड़ोस से राजेंद्र जी को बुलाकर ले आई। उनकी मदद से कांता देवी उन्हें अस्पताल लेकर गई। उनकी दोनों टांगों पर बड़े बड़े प्लास्टर लग चुके थे। 3 महीने तक वह हिल भी नहीं सकते। दर्द और पीड़ा तो अलग थी, मगर बेटों के व्यवहार ने ज्यादा चोट लग गई थी। वह जितने दिन तक वहां रहे, दर्द और पीड़ा तो अलग थी, मगर बेटों के व्यवहार ने ज्यादा चोट लगाई। वह जितने दिन तक वहां रहे, रोते रहे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उनके होठों पर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, उनके होठों पर तो जैसे चुप्पी लग गई। कांता देवी उन्हें घर वापस लेकर आई तो घर में वीरानी और सन्नाटे का राज था। राजेंद्र जी ने ही रमेश को कमरे में लेटा दिया। खाली घर के सन्नाटे से कांता देवी परेशान हो रही थी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजे से अनिल अंदर आते हुए दिखा। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अंदर जाकर अपने पिताजी से माफी मांगो। कांता देवी लपक कर अनिल के पास गई और उसका हाथ थामा, मगर अनिल ने एक झटके से ही हाथ छुटा लिया। मुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे माफी मांगने की। जो कुछ भी हुआ उनके साथ हुआ वह बिल्कुल ठीक हुआ। बैठकर चाटे इस मकान को। हम सब अपने अपने बच्चे और पत्नियों को लेकर इस घर से जा चुके हैं। अंदर से बैग उठाते हुए उसने माँ को बताया। कांता देवी घबरा कर रह गई। इस घर को बेचे और अपना इलाज करवा ले, खबरदार जो मुझसे 1 रुपया भी मांगा। अनिल ने उंगली उठाकर माँ को धमकी दी और बाहर निकलता चला गया। कांता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाद में पता चला कि अनिल अपने ससुराल रहने चला गया। शायद विपिन और विशाल ने भी यही किया था, क्योंकि उसे दिन के बाद पलटकर कोई भी बेटा घर वापस नहीं आया और कांता देवी तड़प कर रह गई। रमेश जी भी खामोशी से आंखों से आंसू बहाते रहे। उनका इलाज ज्यादा महंगा था और सरकारी अस्पताल वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जिस वीजा कंपनी में रमेश जी काम करते थे, उसके मालिक के एक दिन रमेश जी को देखने आए। बातों के बीच में बार बार नजर उठाकर दिलचस्पी के साथ रमेश जी के मकान को देखने लगे। मकान तो बड़ा शानदार बनाया है रमेश जी, लेकिन फिर आप इतनी मामूली सी नौकरी क्यों करते हैं? उन्होंने पूछा तो रमेश जी बस मुस्कुरा कर रह गए। कनाडा में कमा कर बस यह एक मकान बनाया है, इसके अलावा कुछ जमा न कर सका, इसलिए वापस आते ही वह मामूली सी नौकरी करनी पड़ी, उन्होंने बताया। तो वीजा कंपनी का मालिक झुककर कुछ बात करने लगा। रमेश जी के माथे पर भी सोच की लकीरें बनने लगी और कुछ देर बैठा और फिर वह जाने लगा तो उन्होंने एक बड़ी रकम रमेश जी के हाथ में रख दी। इलाज को लेकर वह पहले ही परेशान थे, यह तो एक बड़ी मदद हो गई। रमेश जी के इलाज में आने वाला सारा का खर्च वीजा कंपनी के मालिक ने ही उठाया था। 3 महीने बाद जब उनके दोनों पैर के प्लास्टर खुले तो वह चलने फिरने लायक हो गए। रमेश जी बहुत खुश थे, कांता देवी भी खुश थी। अनिल, विपिन और विकास को भी यह खबर मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने आकर बाप को देखने की कोशिश भी ना की। एक दिन रमेश जी लाठी के सहारे चलते हुए वापस आए तो उन्होंने कांता देवी से कहा, अपना सामान बांध लो, हम कनाडा जा रहे हैं। वीजा कंपनी के मालिक ने हमारे वीजा लगा दी और पासपोर्ट तो तुम्हारा पहले ही बना हुआ है। अब हम वहीं रहेंगे जहां मैं पहले काम किया करता था। मेरी उस मालिक से बात हो गई है, हम दोनों के रहने की व्यवस्था हो गई है, रमेश जी ने कहा। तो पहले तो कांता देवी हैरान हुई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को इस तरह छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बुढ़ापे में पति का साथ भी नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने जल्दी से सामान बांधा और खामोशी से घर से निकल आए। लेकिन हमारे मकान का क्या होगा? कांता देवी ने पूछा तो रमेश जी मुस्कुरा दिए। अनिल, विपिन और विशाल जो उन पर काफी दिनों से नजर रखे हुए थे,
जब उन्हें खबर मिली कि माँ बाप मकान छोड़ दे कनाडा जब से वह बहुत खुश हुए। अगले ही दिन तीनों अपने बच्चों और पत्नी को लेकर आ गए। अच्छा हुआ खुद ही जान छोड़ दी माँ बाप ने। अब मैं इस घर को बेचकर बिजनेस करूंगा और एक शानदार मकान भी बनाऊंगा। अनिल अंदाजा लगा रहा था। दिल ही दिल में विपिन और विशाल भी मकान की कीमत का अंदाजा लगा रहे थे। आखिर हमारी तरकीब सफल रही। वह तीनों मुस्कुराते हुए यही सोच रहे थे कि अचानक खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। आप लोग कहाँ मुंह उठाकर अंदर चले आ रहे हैं? अनिल ने गुस्से से पूछा तो सामने आते हुए लोगों ने माथे पर बल चढ़ा लिया। अब तमीज से बात करो। यह बात तो हमें आपसे करनी चाहिए क्योंकि यह घर हमारे मालिक का है। वह लोग आज यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। इतना कहना कि अनिल, विपिन और विशाल के पैरों की जमीन निकल गई। क्या कहा? कौन सा मालिक? और तभी वीजा कंपनी का मालिक खुले दरवाजे से अंदर आए और कहा, मैं यह मकान आपके पिता से खरीद लिया। उसके लिए मैंने उनके इलाज के पैसे दिए और साथ में कनाडा का वीजा लगवाया। अब वह वहाँ सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। वहाँ उनके रहने और नौकरी की अच्छी व्यवस्था हो गई। वीजा कंपनी के मालिक ने आराम से कहा और अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। जबकि रमेश जी के बच्चों का यह हाल था कि काटो तो खून नहीं। पिताजी यह कैसे कर सकते हैं? इस मकान पर तो हमारा अधिकार भी था। लेकिन अनिल चिल्लाने लगा। लेकिन वीजा कंपनी का मालिक जोर से हंस दिया। अपने बेटे होने का कोई कर्तव्य तो निभाया नहीं तो अधिकार किस बात का? वह एक लंबे समय तक विदेश में काम करके आए तो आप लोगों का फर्ज था कि उनको खर्च खुशी से उठा सके। मगर आप लोगों ने तो उनका दिल दुखाया। मगर उन्हें जायदाद के लालच में जान से मारने की कोशिश भी की। यह तो भगवान ने बचा लिया। आज वह एक अच्छी जगह पर हैं और आप अपने किए का फल सारी उम्र भुगतेंगे। वीजा कंपनी का मालिक आराम से कह रहा था। विपिन, अनिल और विशाल के पैरों की जमीन निकल गई। अब यह मकान भी अपना नहीं रहा और रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। अनिल को याद आया, आज ही निकलते समय उनके साले साहब ने कहा था कि उनके घर में रहने के लिए पहले ही जगह कम है। ऐसे में वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर चला जाए। वह अब और उन्हें अपने घर नहीं रुकने दे सकता। उसकी पत्नी भी नजरें चुरा रही थी। सिर्फ माँ बाप को सजा देने के लिए वह कुछ समय के लिए वहां गए थे। लेकिन पीछे तो सारा खेल ही उलट गया। अनिल के हाथ पैर फूलने लगे। यही हाल विपिन और विशाल का भी था, जो मुंह खोले वीजा कंपनी के मालिक की फैमिली को अंदर आते देख रहे थे। वह कई लोग थे। साफ था कि वह इन तीनों लोगों को सहन नहीं कर सकते। बच्चे रो रहे थे, खाना मांग रहे थे। बड़ी बहू को भी याद आया कि किस तरह रमेश और कांता देवी 2 रोटियों के लिए तरसते थे, मगर वह उन्हें एहसान करते हुए भी 2 वक्त का खाना सही से ना दिया करती थी। आज उसके अपने बच्चे भी घर हो गए हैं। हम कहाँ रहेंगे? उसने धीमी आवाज में अनिल से पूछा। यही सवाल विपिन और विशाल की पत्नियों ने भी पूछा, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आप लोग जा सकते हैं, नए मालिक ने बड़े आराम से कहा। बेबसी बड़े अंदाज से में अनिल ने पूरी फैमिली को देखा, जिन्हें अब वह रोड पर लेकर रहने के लिए मजबूर था। शाम तक वह न जाने कहां कहां भटकते रहे। बच्चे बहुत परेशान थे। पत्नियां अलग से शर्मिंदा हो रही थी। उन्हें रोड पर खड़ा देखकर कुछ बदमाश लड़के आवाज लगने लगते। लेकिन विपिन और विशाल ने जैसे तैसे करके किराए के एक छोटे से घर की व्यवस्था कर ली, जिसमें 2 कमरे और 2 ही वॉशरूम थे। इतनी बड़ी फैमिली छोटे से घर में रहने पर मजबूर थी। अनिल, विशाल और विपिन की आंखों में से आंसू बह रहे थे। काश पिताजी की मेहनत और उसके घर की कदर कर लेते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। अंदर 3 फैमिली 2 कमरे में कैसे रहेंगे, इस बात पर बहस हो रही थी। मगर अनिल वहीं अपना सर पटकते चौखट पर बैठता चला गया। उसे अपने पिता की मेहनत का अब अंदाजा हो रहा था।